हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज आ गए हैं हम लेकर के आपके लिए पाठ क्रमांक 7 के अभ्यास प्रश्न और उत्तर। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि पाठ क्रमांक 7 जो है जिसका नाम है मेरा बचपन, उस पूरे पाठ में हमने किसके बचपन की बात की थी? हमने प्रेमचंद जी के बचपन की बात की थी। हमने क्या कहानी की व्याख्या देख ली थी। अब आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर हल। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हम उसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बातचीत के लिए से। ये हमारा हमेशा हर चैप्टर में पहला सेगमेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, लेखक को रामलीला की तैयारियों में कौन कौन से काम सबसे अधिक उत्साहित करते होंगे? तो हमारा उत्तर है, लेखक को कौन कौन से काम सबसे ज़्यादा उत्साहित करते होंगे? लेखक रामलीला की तैयारियों में किसी पात्र का अभिनय करना, वेशभूषा पहनना, मंच सजाना, गीत भजन गाना, वाद्य यंत्र बजाना आदि कार्य सबसे अधिक उत्साहित होकर करते होंगे। क्या रामलीला में क्या होना? अभिनय करना, एक्टिंग करना। वेशभूषा मतलब थोड़ा सा कैरेक्टर में उसको प्रधान को पहनना, जैसे राम बनना या फिर लक्ष्मण बनना, तो उनकी जैसा बनना। जैसे कि आप भी आजकल क्या करते हैं, फैंसी ड्रेस में कुछ कोई कैरेक्टर का भेज लेते हैं, उसी प्रकार से। और स्टेज को सजाना या फिर गीत भजन करना, तो इसी प्रकार से क्या करते होंगे जो लेखक है, उनको भी ये सब काम करने में मज़ा आता होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, आपको लेखक के बचपन की कौन कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी? वे बातें आपको अच्छी क्यों लगी? अब आपको लिखना है कि लेखक के बचपन के बारे में आपको ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको सबसे अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी हैं तो क्यों लगी हैं। हम एग्जाम्पल आंसर देख लेते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई और बात भी अच्छी लगती हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं। लेखक का पुराने व भारतीय खेलों के प्रति लगाव की बात हमें सबसे अच्छी लगी। विद्यार्थी है ना, उत्तर भी लिख सकते हैं। हमें क्या अच्छा लगा कि उनकी जो पुरानी भारतीय खेलों के प्रति जो लगाव है, भारतीय जो हमारा लोकल खेलों के प्रति लगाव है, वो हमें ज़्यादा अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि हम भारतीय हैं, हम भारतीय नागरिक हैं और हमें अपने कल्चर को सजोना आना चाहिए। हमारी जो चीज़ें हैं एटलीस्ट हमें उतना तो आना ही चाहिए, उसके ऊपर भले ही हम और चीज़ें करें, लेकिन हमारी जो संस्कृति है हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 हमसे क्या कहता है? खेलते समय चोट ना लगे इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब भी आप खेल खेलने जाते हैं तो तब आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, ताकि आपको चोट ना लगे, आप गिर के आपको चोट ना लगे या फिर कुछ और चीज़ आपको लग ना जाए, तो इसके लिए आप क्या क्या करते हैं, आपको ये बातें लिखनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं? खेलते समय चोट ना लगे इसके लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे नियमों का पालन करें, एक दूसरे को धक्का ना दें, खतरनाक जगहों पर ना खेलें आदि। इसके अलावा जब भी आप क्रिकेट खेलते हैं तो हो सकता है कि आप हेलमेट लगाते हो, साइकिलिंग करते हो तो भी आप पैरों में अपने कुछ प्रोटेक्शन के लिए पहने, जूते पहने और अपने घुटनों पे कुछ लगाएं, अपने सर पे हेलमेट लगाएं ताकि आपको चोट ना लगे। आप नियमों का पालन करें ताकि किसी को असुविधा ना हो। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं और दूसरों को भी साथ ही साथ प्रोटेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? लेखक के पिता और घर के अन्य सदस्य चौके में बैठे बैठे क्या क्या बातें करते होंगे? तो अब ये हमें सोचना है कि वो क्या बातें करते होंगे। तो क्या बातें कर सकते हैं? लेखक के पिता और घर के अन्य सदस्य चौके में बैठे बैठे रोज़मर्रा की बातें, जैसे खाना क्या बनेगा, घर के खर्च, लेखक की पढ़ाई की खर्च, चर्चा, गांव, खेती आदि के बारे में बातें करते होंगे। जब भी आप भी खाना खाने बैठते हैं या फिर आप भी अपने परिवार के साथ बैठते हैं तो क्या बातें होती हैं कि हमारा यहाँ पे ये खर्च होना है या फिर हमारा ये काम चल रहा है, या आपकी पढ़ाई के बारे में बात होती होगी कि बेटा आपने पढ़ाई कैसे चल रही है, आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, आपने क्या सीखा। ये सारी बातें हम जब साथ में एक परिवार होके बैठते हैं तब ये बातें होती हैं। तो इसी प्रकार से लेखक के पिताजी और उनके परिवार में क्या बातें होती होंगी, हमें वो लिखना था और हमने उसी प्रकार से उस उत्तर को भी लिखा। आप और अन्य
अन्य आंसर भी लिख सकते हैं। चलिए अब आ गए हैं हम पार्ट से वाले सेगमेंट पे। यहाँ से हमें पार्ट से जो प्रश्न है वो हल करना है, डायरेक्टली आपसे पार्ट से पूछे जाएंगे। तो चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, लेखक के चचेरे भाई हलधर की आयु कितनी थी? लेखक के चचेरे भाई हलधर की आयु 10 वर्ष थी, क्योंकि वो कितने वर्ष के थे? वो 8 वर्ष के थे। लेखक कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष के थे। और उन्होंने अपना वर्णन क्या किया है कि उनके जो भाई हैं, जो चलधर हैं, हलधर हैं, वो उनसे 2 साल बड़े हैं। 2 साल मतलब बड़े हैं तो मतलब वो 10 साल के हो गए। तो वो कितने साल के हुए? हलधर कितने साल के हुए? 10 साल के हुए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, लेखक ने अपने घर वालों के क्रोध का कारण क्या बताया है? लेखक ने अपने घर वालों के क्रोध का कारण उसका गुल्ली डंडा खेलना बताया है। अब लेखक ये बताते हैं कि जब भी मैं खेलने जाता हूँ, मैं गुल्ली डंडा खेलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही खेलता था, तब मेरे घर वाले जो थे मुझे डांटते थे, तो उसके गुस्से का कारण क्या हो गए? उनका गुल्ली डंडा। चलिए प्रश्न 3 कहता है हमसे, लेखक के अनुसार गुल्ली डंडा और विलायती खेलों में क्या अंतर है? अब लेखक के अनुसार हमें जानना है कि गुल्ली डंडा और जो विलायती खेल हैं, जो विदेशी खेल हैं, जो हमारे इंडिया के नहीं हैं, उनमें क्या फ़र्क है? इन्होंने इसमें वर्णन किया है पाठ में, जो कि है गुल्ली डंडा विलायती खेलों की तुलना में कम खर्चीला होता है। क्या होता है? कम खर्चीला होता है। क्योंकि क्या करते हैं कि हम किसी भी पेड़ का एक डंडा ले लेते हैं, कोई टहनी ले लेते हैं, उससे गुल्ली बना लेते हैं और डंडा बना लेते हैं और खेलते रहते हैं। ये इतना ज़्यादा सस्ता होता है, परंतु जब हम कोई विलायती खेल खेलते हैं तो उसके लिए हमें महंगे इक्विपमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो ये एक डिफरेंस बताया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के किन किन अनुभवों को याद किया है? अब यहाँ पे हमने पूरा पाठ पढ़ा और हमने जाना कि लेखक जो है अपने अनुभव कौन से साझा कर रहे हैं, अपने कौन से बचपन की यादें हैं तो साझा कर रहे हैं। तो उत्तर कुछ इस प्रकार होगा कि इस पाठ में लेखक ने अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में पढ़ने जाना, रामलीला की तैयारी करवाना, गुल्ली डंडे से प्रेम, घर वालों द्वारा खेल को पसंद ना किया जाने के विभिन्न अनुभवों को याद किया है। इन्होंने क्या क्या बताया है कि वो अपने चचेरे भाई के साथ दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे, वो गुल्ली डंडा खेलते थे, वो रामलीला का जो आयोजन होता था उसमें भी मदद करवाते थे, साथ में बहुत मस्ती करते थे, और उसके बाद गुल्ली डंडा तो हमने देख ही लिया, तैयारियां भी करवाते थे। उनके घर वाले भी उनको किस प्रकार से डांटते थे, इस बात को भी लेखक ने हमसे साझा किया है। चलिए अब आपको कुछ प्रश्न हैं जो अपनी समझ और अनुभव से लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 1, लेखक के बचपन के कौन कौन से काम आपने भी किए हैं? लेखक ने बचपन में क्या क्या किया है? दूसरे गांव पढ़ने के लिए गए हैं, गुल्ली डंडा खेला है, रामलीला की तैयारियां करवाई हैं। तो ऐसे जो इन्होंने काम किए हैं, इनमें से कौन से काम आपने किए हैं? आपको अपने अनुभवों के हिसाब से लिखना है कि आपने अपने परिवार में क्या क्या काम किए हैं, या फिर आप और ऐसे कौन से खेल हैं जो आपने खेले हैं। ये मुझे तो बात पता नहीं होगी, तो इसीलिए आपको अपने अनुभव से लिखना है। चलिए, लेखक अपने बचपन में खेलने के लिए स्वयं गुल्ली बना लेते थे। आप कौन कौन से खेल खिलौने स्वयं बना लेते हैं? किसी एक को बनाकर कक्षा में लेकर आइए और अपने समूह के साथ मिलकर खेलिए। अब क्या करना है? विद्यार्थी बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि वे कागज़ की हवाई जहाज़, नाव, पतंग, कठपुतली, गेंद, बोर्ड गेम, रामलीला का स्टेज आदि स्वयं बना सकते हैं। कोई एक खेल बनाकर लाइए और कक्षा में खेलिए। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा क्या गया था कि आप ऐसे ऐसे कौन से खेल हैं जो आप खुद इन्वेंट करते हैं? आप ऐसे कौन से खेल खिलौने हैं जो खुद बनाते हैं? आप कई बार क्या करते हैं, पेपर से फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं और पेपर का यूज़ करके आप बहुत सारे और भी चीज़ें बनाते हैं, जैसे आप नाव बनाते हैं, आप कोई कठपुतली बना सकते हैं, या फिर आप कोई बोर्ड गेम भी बना सकते हैं। तो आप इसी प्रकार से कोई एक गेम बनाइए और अपनी कक्षा में लेकर आइए, फिर उसको अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अनेक बच्चे कपड़े धोने के लिए काम में आने वाली थापी को
बल्ले की तरह उपयोग कर लेते हैं। आप अपने घर या पास आस पड़ोस की किन वस्तुओं को खेल खिलौने की तरह उपयोग में लाते हैं? अब आपने देखा होगा थापी कैसी होती है, एक बैट की तरह इतनी छोटी सी रहती है। जिस प्रकार से एक बैट दिखता है उसी प्रकार से एक छोटा सा बैट होता है जिसका प्रयोग किया जाता है कपड़े धुलने के लिए। शायद आपने आजकल ना देखा हो, परंतु ये पहले प्रचलित बहुत था और इससे कपड़े धोने में आसानी होती थी और ज़्यादा आसानी से धुलता था। क्या होता था, कपड़ों के ऊपर उसको मार के, कपड़ों के ऊपर उसको मार कर कपड़े धोए जाते थे। तो क्या होता है कि पहले जो बच्चे थे उसी थापी को बैट बना के खेला करते थे, मतलब छोटा सा बैट बना के खेल लिया करते थे। तो आप अपने घर या आस पड़ोस की किन वस्तुओं से, अपने घर की ऐसी कौन सी चीज़ हैं और ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं या अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका आप प्रयोग करके, जिन वस्तुओं का प्रयोग करके अपने खेल खिलौने की तरह प्रयोग कर सकते हैं? तो आप क्या लिख सकते हैं, घर तथा पास पड़ोस की वस्तुएं जो खिलौनों की तरह उपयोग की जा सकती हैं वो है दादाजी की छड़ी। दादाजी की जो छड़ी होती है जिसको सहारा लेके वो चलते हैं, हम उसका हॉकी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ इस प्रकार से कर्व रहती है, तो वो यहाँ से पकड़ते हैं, लेकिन हॉकी कैसी होती है, हॉकी ऐसी होती है, तो हम इसको ऐसा उल्टा करके पकड़ लेंगे तो उसका हॉकी बन जाएगा। और फिर अगला क्या हो सकता है, दादाजी की छड़ी हॉकी बन गई। गत्ते का डिब्बा, गत्ते का डिब्बा मतलब जो आजकल हमें कार्टन बॉक्स मिलते हैं वो, तो उसमें क्या होगा, उसका हम घर बना लेंगे या तो फिर हम उसकी कार बना सकते हैं। बोतल के ढक्कन, बोतल के जो ढक्कन होते हैं बॉटल के, उसको हम पहियों की तरह यूज़ करेंगे ताकि वो स्लाइड करे और रोल करे। प्लास्टिक की बोतलें जो होती हैं उनको बॉलिंग पेन बना सकते हैं। बॉलिंग पेन को खड़ा कर दिया और हमने गेंद नीचे से फेंकी तो फिर क्या होगा, वो बॉटल्स गिर जाएंगी और हमारा ये एक ऑर्गेनिक तरीके से हमारा अपना एक टच देकर हम एक गेम बना लेंगे। चम्मच, ड्रमस्टिक आदि। अब चम्मच और ड्रमस्टिक, जो चम्मच हैं हम उसका ड्रमस्टिक बना सकते हैं। चम्मचों को हम इस प्रकार से, इस तरीके से अगर हम किसी चीज़ के ऊपर बजाएंगे या फिर उसको बीट करेंगे तो एक धुन निकल के आएगी। तो हम इस प्रकार से कई सारी चीज़ों का प्रयोग करके अपने खेल खिलौने का सामान बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, लेखक बचपन में अनेक काम उत्साह से दौड़ दौड़ कर किया करते थे। आप कौन कौन से काम बहुत उत्साह से करते हैं? अब आपको ये बताना है कि आप कौन से कार्य जो हैं बहुत ज़्यादा उत्साह से करते हैं। जैसे कि मैं तो भाई अपने बचपन में दौड़ दौड़ के मम्मी की हेल्प कराती थी खाना बनाने में, या फिर बचपन में मुझे बड़ा शौक था कि मम्मी आप मुझे दे दीजिए थोड़ा सा आटा, तो मैं अपने लिए अपने घर घर में जाके खेलूँगी। हमें अपने मित्रों के साथ उस आटे के साथ छोटी छोटी रोटियां बनाऊँगी, या तो फिर मैं बाहर जा कर के खेलूँगी अपने मित्रों के साथ। क्या खेलूँगी, कहीं लंगड़ी खेल लिया, कभी हमने पौसम पाई खेल ली। हम इस प्रकार से गेम खेला करते थे। तो उसी प्रकार से आप कौन कौन से काम हैं जो आप उत्साह से करते हैं, आपको ये बात साझा करनी है कि आप अपने घर में कौन कौन से काम करते हैं या बाहर जाके कौन कौन से कामों में रुचि लेते हैं या कौन कौन से गेम्स खेलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे लिए एक एक्टिविटी है। हमें क्या करना है, हमें मिलान करना है कि कौन सा जो पिक्चर है उसका डिस्क्रिप्शन सही है, वो कौन सी तस्वीर क्या बताती है आपको। चलिए नीचे दिए गए चित्रों का उनके उपयुक्त विवरण से मिलान कीजिए। तो पहले क्या दिख रहा है आपको, एक फैमिली दिख रही है। हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन ढूंढना है जो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब विवरण कर रहा है उसका। तो एक समुद्री कीड़े का खेल जिसे पुराने समय में मुद्रा की तरह उपयोग करते थे, नहीं वो तो नहीं है। तो इसका क्या उत्तर होगा, भ्रमण करना अथवा इधर उधर चलना। ये क्या हो रहा है, ये पूरे परिवार के साथ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो पहले वाले का उत्तर क्या हो जाएगा, भ्रमण करना अथवा इधर उधर घूमना। दूसरा क्या दिख रहा है, यार हमें ये कुछ तो है, चबाकर खाने के लिए भुना हुआ अनाज।
ये क्या दिख रहा है? पॉपकॉर्न की तरह दिख रहा है। जो हमारा कॉर्न आता है पॉपकॉर्न की तरह दिख रहा है। तो चबा कर खाने वाला भुना हुआ अनाज है। तीसरा क्या है? ये रही थापी जिसका हमने विवरण किया था, जिसका वर्णन भी हमने किया था अभी पिछली स्लाइड में। तो ये क्या है? काठ का चपेटे और चौड़े सिर का डंडा, इसको हम क्या कहते हैं? थापी कहते हैं। अब ये क्या है? ये शेल्स तो आपने देखे होंगे, तो इसको क्या कहते हैं? एक समुद्री कीड़े का खोल, जिसे पुराने समय में मुद्रा की तरह उपयोग करते थे। ये क्या होते हैं? ये समुद्री कीड़ा होता है, एक समुद्र में रहने वाला एक कीड़ा होता है, उसका शेल होता है ये। तो इसको क्या होता है ना, इन चीज़ों को, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको हम पुराने वक्त में एक करेंसी की तरह भी यूज़ किया करते थे कि हमने 4 दे दिए तो इतने रुपए हो जाएंगे, या फिर 5 दे दिए तो इतने रुपए हो जाएंगे। तो ये हमने इसका मिलान कर लिया है। चलिए, अब आप भी अपनी बुक में इसको मार्क कर लीजिएगा, आपके लिए भी स्पेस वहाँ पे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? खान पान। लेखक सवेरे सवेरे सबसे पहले मटर और जौ का चबेना खाते थे। चबेना के बारे में नीचे दी गई जानकारी पढ़िए। अब आपकी किताब में ये पूरी जानकारी दी गई है, आपको इसको पढ़ना है। हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आपसे क्या कहते हैं। गुणकारी स्वादिष्ट चना चबेना। चना चबेना प्रायः हम उस खाद्य सामग्री को कहते हैं जो चबाकर खाई जाती है। मकई, चिवड़ा, भेल, कई तरह के भुने हुए दाने, भुने हुए चावल, चना, मटर और मुरमुरे, भुना हुआ हरा व उबला चना, दर्जनों ऐसी खाद्य सामग्रियां हैं जो हम भारतीय चाहे देश के किसी भी कोने में रहते हों, किसी न किसी रूप में चबाते हैं। मंचिंग जिसको हम कहते हैं, हम जब छोटी छोटी चीज़ें कुछ होते हैं, हम मंचिंग के लिए जो यूज़ कर लेते हैं कि हमारा मुंह चलते रहना चाहिए, हमें चबाने में बड़ा मज़ा आता है, तो उस चीज़ के बारे में बात हो रही है। कई प्रकार की कचरियाँ, कुरकुरे, पापड़, नमकीन, ये भी चबेने का ही हिस्सा है। मुंह में पानी तो आ गया है बच्चों कि ये सब खाने का अब दिल कर रहा है, क्योंकि पौष्टिक भी होता है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है। लेकिन ये घरेलू, कम व सामान्यतः बाजार से मिलने वाला उत्पाद है। इसमें स्वाद तो बहुत होता है, लेकिन ये शरीर के लिए उतने स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते हैं जितने घर के बने चबेने होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो पार्ट में हमें बताया गया है, चने चबेने, जो मटर होता है या जौ होता है, जो ऑर्गेनिक होता है, जो क्या फसलों से आता है, चना हो गया, मटर हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, चावल हो गए, ये स्वादिष्ट के साथ साथ बहुत ज़्यादा आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन आजकल जो हम मंचिंग के लिए बाहर की चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कुरकुरे हो गया, या फिर वेफर्स हो गए, या किसी प्रकार का चिप्स हो गया, या नमकीन हो गया, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसी प्रकार से आपको ये पढ़ना है और इसको जानकारी आपको होनी चाहिए। अब खान पान में ही इसको कैसे बनाया जाता है चना चबेना, ये भी पढ़ लेते हैं। देश के विभिन्न स्थानों में चना चबेना विशेष ढंग से बनाया जाता है। चना चबेने में मटर, चना, सूखा चना, मिर्च, अदरक, प्याज, लहसुन, मक्का, पोहा, लाई, मूंगफली आदि खाद्य सामग्रियाँ सम्मिलित होती हैं। आप इसको क्या कह सकते हैं? एक तरीके से भेल भी कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्प्राउटेड जो होते हैं दालें होती हैं, या फिर बहुत सारे मुरमुरे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं खाने में। खाद्य सामग्रियाँ सम्मिलित होती हैं। सबसे पहले इन सभी को कढ़ाई में नमक डालकर भली भांति प्रकार से भून लिया जाता है। भुनने के बाद इसमें हल्का तेल मिलाया जाता है। मिर्च की चटनी के साथ प्याज और लहसुन भी मिलाया जाता है। इससे चना चबेने का स्वाद बढ़ जाता है। तो क्या होता है, इस प्रकार से एक भेल की तरह इसको बनाते हैं, जो स्वादिष्ट आहार भी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चना होता है, मटर होता है, थोड़ा चावल के मुरमुरे होते हैं, और प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अब अपनी मम्मी से बोलिएगा कि मुझे जो है बहुत ही स्वादिष्ट थे चना चबेने बना के दीजिए, जो स्प्राउटेड रूट्स वाले होते हैं, जैसे दालें होती हैं, चना हो गया, मटर हो गया, ये खाइए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप दिन भर क्या क्या खाते पीते हैं, एक सूची बनाइए। अब आपको एक सूची बनानी है, एक लिस्ट बनानी है कि आप दिन भर में क्या क्या चबाने के लिए, मंचिंग करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर खाते हैं। तो हम एक प्रकार से एक लिस्ट बना लेते हैं। आप क्या क्या खाते हैं वो आप लिखिएगा, जैसे सूखे मेवे, फल सब्जियाँ, दूध, दाल चपाती, सलाद, नींबू पानी, सूप, इडली चटनी या दही, या फिर आप जो कुछ भी खाते हैं आप उसका लिस्ट ज़रूर बनाइएगा। चलिए आइए जाने। मैं दोपहर से ही वहाँ जा बैठता। दोपहर शब्द बना है पहर से। पहर का अर्थ होता है दिन का चौथा भाग या 3 घंटे का समय। तो एक दिन और एक रात में कुल मिलाकर कितने पहर होते हैं? एक पहर मतलब क्या होता है? 1/4 हिस्सा होता है। इसमें दिन का क्या होता है? दिन क्या होता है? 3 घंटे का होता है। दिन क्या होता है? घंटे का होता है? 24 घंटों का होता है। एक 24 आवर्स का एक साइकिल होता है। तो इसमें क्या होता है कि दिन का चौथा भाग मतलब 1/4 टाइम तो 3 घंटे का होता है, डिवाइडेड। जैसे 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच में हमने मान लिया सवेरा हो गया, 9 से 11 के बीच में। तो ये जो क्वार्टर्स हैं ये होते हैं, क्या होता है हमारा, ये हमारे दिन के भाग कहलाते हैं, ये पहर कहलाते हैं। तो हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है? एक दिन और एक रात में कुल मिलाकर, मतलब एक दिन जो हो गया 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, तो इसमें मिलाकर कितने पहर होते हैं? इसमें होते हैं 8 पहर। एक दिन में 4 पहर होते हैं और एक रात में भी 4 पहर होते हैं, क्योंकि 12 को अगर आप डिवाइड कर देंगे कितने से, 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलिए आइए जाने। अब आपकी किताब में क्या दिया गया है? इस प्रकार से कुछ टेबल्स दिए गए हैं, आपको अब इनको फिल करना है। इसमें हमें क्या भरना है ये भी देख लेते हैं। नीचे दिन के 4 पहर दर्शाए गए हैं। आप इन पहरों में क्या क्या करते हैं लिखिए या चित्र बनाइए। अब आपको क्या करना है कि प्रातः 6 बजे से 9 बजे के बीच में आप क्या करते हैं, 9 बजे से 12 बजे के बीच में आप क्या करते हैं, और आगे वाले शब्द, आगे वाले समय में आप क्या करते हैं, आपको एक लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं कि 6 से 9 बजे के बीच हम क्या करते हैं, नींद से जागना, टहलना, ब्रश करना, स्नान करना, प्रार्थना करना, नाश्ता करना, मतलब सुबह सवेरे का एकदम जो आपका फाउंडेशन होता है। आप सुबह सुबह क्या करते हैं, स्कूल जाने से पहले आप सो के उठते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाश्ता करते हैं, तो आपको वो लिखना है यहाँ पे। फिर 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आप क्या करते हैं, आप लिख सकते हैं विद्यालय पहुँच जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, गतिविधि एक्टिविटीज़ करते हैं, अध्यापक अध्यापिकाओं से प्रश्न पूछते हैं, मतलब अपने टीचर से प्रश्न उत्तर करते हैं, मध्याह्न में टिफ़िन खाना, मतलब अपने लंच के टाइम पर आप टिफ़िन भी खाते हैं, अपने लंच बॉक्स में जो खाना लेके आते हैं वो भी इंजॉय करते हैं, आप खेलते भी हैं स्कूल में। अब 12 बजे से 3 बजे के बीच आप क्या करते हैं, आपको वो भी लिखना है। घर जैसे आप घर लौट जाते हैं, अपना यूनिफॉर्म बदलते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं, दोपहर का लंच करते हैं, थोड़ी देर आराम करना या सोना, थोड़ा सा आराम भी करते हैं, नाप भी लेते हैं, उसके बाद माँ से बातचीत करते हैं। आप जो कुछ भी करते हो आप उसकी लिस्ट बनाइएगा। अब 3 बजे से 6 बजे, दिन के 3 से बज के फिर शाम के 6 बजे के बीच में आप क्या करते हैं, आप होमवर्क करते हैं, अपना गृह कार्य करते हैं, अगले दिन का बस्ता जमाना। अगले दिन जब आप स्कूल जाएंगे तो उसके लिए आप अपना बैग लगाते हैं। हल्का नाश्ता करना, शाम के टाइम पे जो आप स्नैक्स खाते हैं या फिर नाश्ता करते हैं वो खाते हैं। मनपसंद रचनात्मक कार्य करना, आपका जो रुचि होता है आप वो काम करते हैं, या बाहर जाकर आप खेलते हैं। तो आपको इसी प्रकार से क्या करना है, अपना लिस्ट बनाना है। अब क्या है, तमाशा। अब ये एक चीज़ यहाँ पे आ गई है, हम जानेंगे कि इस तमाशे में क्या है। कुल्ली है ज़रा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भी है। तमाशा का अर्थ है वह दृश्य जिसे देखने में मनोरंजन हो, जैसे मेला, नौटंकी आदि। नीचे दिए गए नामों को पढ़िए, इनमें से कौन कौन से तमाशे आपने देखे हुए हैं उन पर घेरा बनाइए। तमाशा क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी स्रोत जिसको देखकर आप एंटरटेन होते हैं, जैसे कोई नाटक कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है,
ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देख के क्या होता है, आपको एंटरटेनमेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तमाशा कहते हैं। तो आपके पास दी गई हैं कुछ तस्वीरें, तो आपको क्या करना है, आपको उन तस्वीरों पे घेरा बनाना है। देखिए ये है जैसे करतब, ये एक तरीके का करतब है जो लोग करते हैं, तो ये तमाशा हो गया, इसको देख के भी आप एंटरटेन फील करते हैं। आप कठपुतली का खेल ये भी देखते हैं, ये भी आपको देखने में बड़ा मज़ा आता है। बाइस्कोप, ये बाइस्कोप क्या होता है, आप इसमें देखते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और जैसे एक नाटक हो गया, ये नाटक, आप ये नाटक देखते हैं तो भी आपको बड़ा मज़ा आता है देखने के लिए। तो अब आपको क्या करना है कि आपने जो जो भी चीज़ें इनमें से देखी हैं उन पे घेरा बनाना है। इस प्रकार से एक घेरा बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं रामलीला। अब रामलीला के बारे में यहाँ क्या कहा गया है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। आपने पाठ में रामलीला के बारे में पढ़ा है। हमारे देश में और अन्य देशों में भी दीपावली का आज के आसपास स्थान स्थान पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। आप भी अपनी कक्षा या विद्यालय में रामलीला का मंचन कीजिए। इसके लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। आपको क्या करना है कि आपने रामलीला देखी होगी, जो रामायण है उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो मिल करके क्या करते हैं, उस पूरी कहानी को एक नाटक के तौर में करते हैं। किस प्रकार से राम जी गए पढ़ाई करने के लिए, फिर उनकी शादी हुई, फिर उसके बाद वो वनवास हुआ। तो इस प्रकार से ये एक नाटक के तौर पे किया जाता है। अब आपको क्या करना है कि अपनी कक्षा या अपने विद्यालय में आपको इसका एक नाटक करना है या फिर एक मंचन करना है, अपने मंच पर स्टेज पे जा कर के इसको करना है। तो उसके लिए कुछ सुझाव आपको दिए गए हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। आप विद्यालय की वर्दी में भी रामलीला का मंचन कर सकते हैं। आप अपनी यूनिफॉर्म में भी मंचन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉस्ट्यूम ही पहननी पड़ेगी। किसी अतिरिक्त वस्तु या कपड़ों की आवश्यकता नहीं है। पूरी राम कथा का मंचन संभव ना हो तो प्रत्येक कक्षा या समूह भिन्न भिन्न दृश्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि पूरी राम कथा का आपको नहीं हो, क्या नहीं हो, आपको पूरा मंचन ना करना हो, पूरा क्योंकि बहुत बड़ी होती है उसको मंचन ना करना हो, तो आप प्रत्येक कोई छोटे छोटे दृश्य भी कर सकते हैं। आप अपने संवाद स्वयं बना सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपके जो लाइंस होंगे, जो आप बोलेंगे, आपके जो डिलीवरी होगी, आपके जो डायलॉग होंगे, वो आप खुद भी बना सकते हैं अपनी इजी लैंग्वेज में, जो आपको आसान लगे। इस कार्य में आप अपने अभिभावकों, अपने पेरेंट्स को, शिक्षकों को और पुस्तकालय की सहायता भी ले सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं, आप अपने टीचर्स की मदद ले सकते हैं और आप अपनी लाइब्रेरी की भी मदद ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये वाला सेगमेंट हो गया है हमारा कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं भाषा की बात पर। तो यहाँ पे आज हम क्या नया सीखने जा रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, इन पर ध्यान दीजिए। यहाँ विलायती, बड़ा और महंगे शब्द क्रमशः खेल, ऐब तथा सामान की विशेषता बता रहे हैं। आप जानते ही हैं कि खेल, ऐब तथा सामान संज्ञा शब्द हैं। खेल वस्तु, चीज़ का नाम है, ये एक, और ये सामान, ये संज्ञा शब्द हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अब पाठ में से कुछ अन्य विशेषण तथा संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखने हैं। अब आपको क्या करना है, आपको विशेषण शब्द, आपको पाठ में से कुछ विशेषण शब्द निकालने हैं और संज्ञा शब्द निकालने हैं। जो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर उसको लिखना है, क्या विशेषण लिखना है और संज्ञा लिखना है। विशेषण क्या होता है, तो किसी भी चीज़ की, वस्तु की, जगह की विशेषता बताए, उसका गुण बताए कि वो कैसा है, क्यों है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो विशेषता बताने वाली होती हैं। और संज्ञा जैसा कि आप जानते हैं, किसी नाम, जगह, जानवर, किसी चीज़ के नाम, किसी के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। अगर नाम ही ना हो तो हम कैसे बात करेंगे, तो संज्ञा इतनी इम्पॉर्टेंट होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं, हम लिस्ट बना लेते हैं। जैसे विशेषण,
टूटा। क्या है? घर। हमारे पाठ में हमने क्या लिखा हुआ था? टूटे फूटे घर। हमने क्या पढ़ा था? तो घर की क्या विशेषता बताई गई है? टूटा। तो इसी प्रकार से हमको ये लिस्ट पूरी करनी है। आइए, सारी विशेषण क्या है? सारी बातें। बातें जो हो गई वो हमारा संज्ञा हो गए, और जिसकी विशेषता है वो क्या है? सारी, बहुत सारी। अगला, चचेरा भाई। भाई क्या हो गया? हमारा संज्ञा हो गया, और उसकी विशेषता क्या है? उसका गुण क्या है? कि वो मेरी चाचा का बेटा है, मतलब चचेरा। चलिए आगे देख लेते हैं। संज्ञा क्या है? साल। उसकी विशेषता क्या है? वो कितने विशेषता क्या थी? 8 साल की। चलिए और देख लेते हैं। काम। संज्ञा क्या है? काम है, और उसकी विशेषता क्या है? छोटे मोटे। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न कर लिया है हल। अब आ गए हैं हम प्राथमिक चिकित्सा पेटी के ऊपर। यह आपकी किताब में एक छोटा सा सेगमेंट दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। कावेरी को कबड्डी खेलते हुए चोट लग जाती है। उसकी मित्र नीलोफर भी प्राथमिक चिकित्सा पेटी फर्स्ट एड बॉक्स मंगाती है। आपने देखा होगा फर्स्ट एड बॉक्स, उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा पेटी मंगाती है, लेकिन वह किसी के पास नहीं थी। कावेरी को डॉक्टर के पास ले जाने के बाद नीलोफर सभी को प्राथमिक चिकित्सा पेटी दिखाती है और उसमें रखी हुई वस्तुओं तथा दवाइयों के बारे में बताती है। अब ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स दिखता है। तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ बता रही है कावेरी बाकी सारे लोगों को। अब आप प्राथमिक चिकित्सा पेटी में रखी जाने वाली उन वस्तुओं व दवाइयों की एक सूची बनाइए जिनके बारे में नीलोफर ने सभी को बताया होगा। आप भी अपने लिए एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी तैयार कीजिए। इसके लिए आप अपने सहपाठियों तथा अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको एक लिस्ट बनानी है कि आप जो है आपका जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसके अंदर क्या क्या सामान होता है। जैसे कि टेप हो गया, वाउंड पे आप टेप लगाते हैं, आप वाइट कलर का जो टेप होता है, आप बैंडेज रखते हैं, आप उसके अंदर एक ऑइंटमेंट रखते हैं, एक दवा रखते हैं जो चोट लगने पे लगाई जाती है, आप उसके अंदर डिटॉल या फिर कोई एक एंटीसेप्टिक रखते हैं। और आप क्या रख सकते हैं? आप उसके अंदर कुछ दवाइयाँ रख सकते हैं जो एंटीबायोटिक होती हैं, जो आपके लिए एकदम क्विकली अगर आपको कभी कुछ दर्द हो गया या फिर कुछ भी हो गया तो उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे? अपने पेरेंट्स या फिर अपने टीचरों के साथ उनकी हेल्प ले करके एक लिस्ट बनाएंगे कि हमें फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, और अपने लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर आपको ये सारी सामग्री रखनी है, ताकि कभी भी अगर आपको चोट लग जाती है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले आप सबसे पहले अपना इलाज कर सके, ताकि वो परेशानी और ना बढ़े डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके खेल। अब आपके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये भी करेंगे। ऐसे अनेक खेल आप सभी खेलते होंगे जिनमें किसी विशेष महंगे सामान की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि जिनकी आवश्यकता पड़ती है उन्हें आप स्वयं ही बना लेते हैं। मतलब ऐसे आपको कई सारे खेल खेलते होंगे जिनमें आपको सामान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही बना लेते हैं, अपना क्राफ्ट कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ खेलों के चित्र नीचे दिए गए हैं, रेखा खींचकर इन्हें सही नामों से मिलाइए। अब आपको क्या करना है? फिर से मैच करना है कि कौन सा गेम का नाम क्या है। तो पहला चित्र जो है हम क्या देख पा रहे हैं? हमें तो लग रहा है ये इकड़ी टुकड़ी है। इसका देख लेते हैं उत्तर क्या लगता है। इकड़ी टुकड़ी यही है। चलिए दूसरा क्या है? हम देख पा रहे हैं, आपकी किताब में ज़्यादा क्लियरली दिखेगा, हम देख पा रहे हैं कि शायद से ये लट्टू दिख रहा है। क्या ये लट्टू है? हम उत्तर देखें। हाँ, ये तो लट्टू ही है। तीसरा क्या है? ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो पतंगबाजी हो रही है। तो यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे? पतंग पे। आपको क्या करना है? अपने बुक में भी मार्क करते चलना है। आखिरी क्या है? ये तो कबड्डी ही खेल रहे हैं। कबड्डी खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है? आपको
बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं और आप खुद ही बना लेते हैं अगर कुछ भी उसमें लगता भी है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपस में चर्चा कीजिए कि इन खेलों को कैसे खेला जाता है तथा यह भी बताइए कि आपके क्षेत्र में इन्हें क्या कहा जाता है। तो आपको लिखना है कि आपके रीजन में आप जहाँ रहते हैं उसमें इसको क्या कहा जाता है, इन खेलों को क्या कहा जाता है और आप इसको कैसे खेलते हैं, आपको इसका भी वर्णन करना है। जैसे कबड्डी को हुतुतु भी कहते हैं, चेडुगु या इकड़ी भी कहते हैं, हिकड़ी टुकड़ी भी कहते हैं, हौच कौच भी कहते हैं, लट्टू को हम क्या बोलते हैं, बम्बाराम भी कहते हैं, पतंग को हम क्या कहते हैं, गुड़ा भी कहते हैं या गुड़िया भी कहते हैं, आदि नामों से बुलाया जाता है। अब इसको खेलते कैसे हैं आपको इसका वर्णन करना है। अब उन आनंदमयी खेलों की एक सूची बनाइए जो आप अपने दिव्यांग मित्रों के साथ खेल सकते हैं। आप इन कार्यों में मित्रों, शिक्षकों एवं अपने अभिभावकों की भी सहायता ले सकते हैं। तो आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है जो आपके वो मित्र भी खेल सकते हैं या फिर वो लोग भी खेल सकते हैं जो चल नहीं सकते हैं या फिर उनका कोई किसी भी तरीके से कोई भी अंग काम ना करता हो। तो उनके लिए हम कौन सा खेल, जैसे आप चल पाते हैं तो आप भाग भी लेते हैं, आप कई सारे गेम्स खेल सकते हैं, परंतु कुछ होते हैं जिनके दिव्य अंग होते हैं, जिनके पास नहीं होती है इतनी सुविधा कि वो चल पाएँ या फिर उनको कुछ ना कुछ बीमारी होती है, उनके लिए भी तो खेल खेलना ज़रूरी है। तो उनके लिए हम क्या खेल खेल सकते हैं, जैसे लूडो, सांप सीढ़ी, पजल, गेंद पकड़ना, टेबल टेनिस आदि खेल खेले जा सकते हैं। इसके अलावा भी आप एक सूची बनाइएगा जो उनके लिए मददगार हो। चलिए अब आपको अपने पुस्तकालय से क्या करना है, कुछ डेटा कलेक्ट करना है, आपको कुछ जानकारी लेनी है। किसके बारे में, चलिए देख ले हैं। अपने पुस्तकालय में जाकर प्रेमचंद की लिखी कहानियाँ पढ़िए तथा कक्षा में उनके बारे में बताइए। चलिए आपको क्या करना है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने ये जो कहानी लिखी हुई है, अब आपको अपने लाइब्रेरी में जाना है, अपने पुस्तकालय में जाना है, वहाँ जाके आपको क्या करना है, ढूंढना है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ जो उन्होंने लिखी हैं और फिर उसके बाद अपनी कक्षा में उनको साझा करना है, अपने दोस्तों को बताना है, अपने टीचर्स के सामने उनके बारे में बात करनी है। तो इतना इजी है ये और ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम होने वाला है आपके लिए। चलिए इन्हें भी जानिए। अब यहाँ पे आप ये एक तस्वीर देख रहे हैं, ये आपकी क्या है, आपकी बुक में भी दी गई है। तो इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, सन 1944 में महाराष्ट्र में जन्मे मुरलीकांत राजाराम, इनका नाम क्या है, मुरलीकांत राजाराम पेटकर भारत के एक प्रसिद्ध पैरालंपिक तैराक के रूप में जाने जानते हैं। पैरालंपिक मतलब चल नहीं पाते या फिर दिव्यांग हैं या फिर किसी भी तरीके से उनकी बॉडी में प्रॉब्लम है, तो ये क्या है, ये तैराक हैं, मतलब स्विमर हैं, इनके रूप में जाने जाते हैं। तो पैरालंपिक, ये ओलंपिक जो होता है, आपने देखा होंगे ओलंपिक गेम्स होते हैं, उसी प्रकार से पैरालंपिक भी गेम्स होते हैं जो इन लोगों के लिए होते हैं ताकि ये भी खेल सके, ये भी कुछ जीत सके, इनके लिए भी तो लाइफ होती है। लाइफ कभी किसी के लिए भी, जो आपका जीवन है वो किसी के लिए भी अनफेयर नहीं होना चाहिए। तो पैरालंपिक खेल दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए समय समय पर आयोजित होने वाला ओलंपिक खेलों का कार्यक्रम है। पेटकर भारतीय सेना के एक जवान थे। सन 1965 में हुए भारत पाकिस्तान पता लगा ये युद्ध के समय कई गोलियां लगने के कारण वे लकवाग्रस्त हो गए। उन्होंने चिकित्सकों की सलाह पर तैराकी शुरू कर दी। अब क्या हुआ था कि 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था बॉर्डर पे, तो इनको बहुत सारी गोलियां लगी थी, इनको इतनी सारी बुलेट्स लगी थी कि ये पैरालाइज हो गए थे, मतलब ना ये सही से चल पाते थे, ना उठ पाते थे, ना बैठ पाते थे। तो इनको डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था कि आप जो है स्विमिंग कीजिए, इससे आपकी जो बॉडी है वो बेहतर रिस्पॉन्स करेगी। तो ये हमने इनके बारे में जाना। अब ये हम एक और, आपको उनके बारे में और पता लगाना है
किनके बारे में, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, उनके बारे में आपको मुरली कांत जी के बारे में और पता लगाना है। आप और भी जान सकते हैं अगर आप जानना चाहें तो। अब इनको भी जानिए। ये कौन है? ये कुश्ती, हॉकी आदि खेलों में बचपन से ही रुचि रखने वाले मुरली कांत पेटकर ने अपनी लगन और परिश्रम से कुछ ही समय में तैराकी में प्रवीणता प्राप्त कर ली। वे 1972 के हाइडेलबर्ग पैरालंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले दिव्यांग तैराक बने। तत्पश्चात 2018 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। आपको क्या करना है, ये इनके बारे में और भी ज़्यादा व्याख्या की गई है कि कुश्ती, हॉकी आदि ये सब भी खेलते बचपन से ही रुचि रखते थे इन सब चीज़ों में। अब वो इतने ज़्यादा प्रवीण हो गए थे इसमें कि 1972 के जो हाइडेलबर्ग पैरालंपिक जो गेम्स हुए थे तो भारत को पहला गोल्ड मेडल इन्हीं ने दिलवाया था। और 2018 में इनको क्या एक वो भी मिला है, इनको एक अवार्ड भी मिला है जो सबसे ऊंचा पद्मश्री जो अवार्ड है भारत सरकार की तरफ से उन्हें मिला है। चलिए आगे और भी पता करते हैं। अब आप चित्र में दिखाई गई प्रसिद्ध पैरालंपिक महिला खिलाड़ी के बारे में पता लगाइए। इसके लिए आप अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा अन्य स्रोतों की सहायता ले सकते हैं। ये जो महिला यहाँ पे दिख रही हैं, ये भी एक पैरालंपिक गेम्स खेलती हैं और ये भी दिव्यांग हैं। अब आपको क्या करना है कि इनके बारे में पता लगाना है। तो हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चित्र में दिखाई गई इस प्रसिद्ध पैरालंपिक खिलाड़ी का नाम शीतल देवी है। इनका नाम क्या है? शीतल देवी है। ये भारत की एक पैरा आर्चर मतलब तीरंदाज हैं। ये आर्चरी करती हैं, ये तीरंदाजी करती हैं। इनके क्या, ये पैरों से स्पेशली आप देख पा रही हैं कि ये अपने पैरों का यूज़ कर रही हैं, मतलब इनके हाथों में कुछ ना कुछ परेशानी है, इसी वजह से ये अपने पैरों से आर्चरी कर रही हैं। मतलब देखिए, जहाँ पे चाह वहाँ पे राह। मतलब आप कभी ऐसा ना सोचिएगा कि मैं ये नहीं कर सकती या मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो ऊंचे ऊंचे मुकाम पे पहुँच सकते हैं। कुछ भी पॉसिबल है और आप कभी हार ना मानिएगा। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म जो है जो 10 जनवरी 2007 में हुआ था। जन्म स्थान इनका जो है जम्मू कश्मीर में पैदा हुई हैं। ये खेल क्या खेलती हैं? ये आर्चरी है, तीरंदाजी करती हैं। इनके जो अवार्ड्स हैं वो है पैरालंपिक खेल पेरिस, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज जो उनको मिला है 2024 में मिश्रित टीम, मतलब एक उस टीम में मिक्स्ड टीम में। विश्व चैंपियनशिप प्लेजेन रजत पदक, उनको ये अवार्ड्स मिले हैं। ये हमने कुछ जानकारी इनके बारे में एकत्रित कर ली है और आज जान लिया है कि क्या है। अब आपको क्या पता और इनकी और भी अचीवमेंट्स हैं। एशियाई चैंपियनशिप बैंकॉक स्वर्ण पदक, एशियाई पैरालंपिक गेम स्वर्ण पदक, व्यक्तिगत की भी रजत पदक। इनके इतने सारे इन्होंने जो है मेडल्स जीते हैं अपनी लाइफ में। सोचिए, सिर्फ और सिर्फ पैरों से आर्चरी करने के बाद इन्होंने इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं और मेडल्स जीते हैं और अपना तो साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन किया है। इनके पुरस्कार जो हैं, इनको जो भारत की तरफ से पुरस्कार मिले हैं वो है अर्जुन पुरस्कार 2023 में, एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट मतलब बेस्ट यंग एथलीट, विश्व तीरंदाजी द्वारा, वर्ल्ड आर्चरी द्वारा वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा तीरंदाज मतलब बेस्ट महिला, बेस्ट वुमेन आर्चर। उनको ये क्या मिले हैं? इनको मिले हैं ये पुरस्कार। तो अब बच्चों, हमने पढ़ लिया है इस पाठ की सारी अभ्यास प्रश्न हमने हल कर लिए हैं, सारी एक्टिविटीज़ हमने कर ली हैं। हर एक इस पार्ट में जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा ही उत्साहित थी, बहुत ज़्यादा ही फन एक्टिविटी थी। इनको करके आपको उत्साह भी बहुत आया होगा और करने में मज़ा भी आएगा। हमने इस वीडियो में जान लिया है कि हमको हर एक प्रश्न किस तरीके से सॉल्व करना है। अब आपकी बुक में जो कुछ भी दिया गया है आप उसको वहाँ पे ड्रॉ कीजिए। अगर आपको वहाँ पे मैच द कॉलम है तो मैच कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स है तो उसको ब्लैंक फिल कीजिए।
अब यहाँ पे होता है हमारा ये पूरा जो चैप्टर है, ये जो हमारा पार्ट है वो समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगला पार्ट, पार्ट क्रमांक 8। और ये आपको कहाँ पे अवेलेबल होगा, ये आपको अवेलेबल होगा मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे। एप्लीकेशन या फिर आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीडियोस। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही। आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्रॉमिस करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन की, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगी। इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको आगे की वीडियोस भी तो देखनी है और उसके लिए नोटिफिकेशन आपको यहीं से मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और खेलते कूदते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।